बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। आज हम लोग कक्षा 10 के पाठ 10 जिसका नाम है प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, इंग्लिश में इसे लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन कहते हैं, पढ़ेंगे आज इसके। तो बच्चों, सबसे पहले इसमें पहली हेडिंग है प्रकाश, जिसे इंग्लिश में लाइट कहते हैं। ये प्रकाश या लाइट होती क्या है, सबसे पहले इसकी परिभाषा हम देख लेते हैं। प्रकाश वह भौतिक साधन अथवा कारण है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। हां बच्चों, अगर प्रकाश नहीं रहे तो फिर हम किसी भी चीज को देख नहीं पाएंगे। जैसे आप लाइट चली जाती है, बिजली चली जाती है और आप कमरे में बैठे हैं, पूरा अंधेरा हो जाता है, तो क्या कोई चीज आपको दिखाई देती है? नहीं दिखेगी। क्यों? क्योंकि जब तक किसी चीज पर प्रकाश नहीं पड़ता, उससे प्रकाश परावर्तित होकर हमारी आंखों पर नहीं आएगा, तो हम उस चीज को देख नहीं सकते। तो बच्चों, किसी भी चीज को देखने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? प्रकाश। तो प्रकाश वह भौतिक साधन अथवा कारण है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। बगैर प्रकाश या लाइट के हम किसी भी चीज को नहीं देख सकते बच्चों। आगे क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है बच्चों? एक प्रकार की ऊर्जा है, जिसे इंग्लिश में एनर्जी कहते हैं। तो बच्चों, अब तो समझ में आ गया होगा प्रकाश या लाइट क्या है। प्रकाश वह साधन है जिसके द्वारा हम किसी चीज को देख सकते हैं। तो अब अगली हेडिंग पढ़ते हैं बच्चों, प्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? इंग्लिश में इसे ल्यूमिनस बॉडीज कहते हैं। तो जो वस्तुएं स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, क्या स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, वे प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। बच्चों, ऐसी वस्तुएं जो खुद प्रकाश का उत्सर्जन करें, उन वस्तुओं को प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। इसका उदाहरण देख लेते हैं बच्चों। सूर्य का खुद का जो प्रकाश होता है वो खुद का होता है, खुद वो प्रकाश का उत्सर्जन करती है। मोमबत्ती आप जलाते हैं, उससे प्रकाश का उत्सर्जन होता है। लालटेन आप जलाते हैं, उससे प्रकाश का उत्सर्जन होता है। या विद्युत बल्ब, जो आजकल बिजली के बल्ब हैं, ये सारे ट्यूबलाइट बल्ब, ये सारी चीजें भी प्रकाश का उत्सर्जन करती है। तो ये सारी चीजें जो है ये क्या कहलाएंगी बच्चों? प्रदीप्त वस्तुएं कहलाएंगी। बच्चों, अगली हेडिंग देख लेते हैं, अदीप्त वस्तुएं, जिसे इंग्लिश में नॉन ल्यूमिनस बॉडीज कहते हैं। चलिए देख लेते हैं इसकी परिभाषा। जो वस्तुएं स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती हैं, जो वस्तुएं स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती हैं, बल्कि प्रदीप्त वस्तुओं के प्रकाश आपतित होने पर, यानी प्रदीप्त वस्तु जो है उनके द्वारा जब प्रकाश ऐसी वस्तुओं पर पड़ता है तो वो प्रतीत होने लगती है, दिखने लगती है। तो ऐसी वस्तुओं को क्या कहते हैं बच्चों? अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। या साधारण से आप समझ लें, प्रदीप्त वस्तुएं हैं जिनसे खुद का प्रकाश उत्सर्जन होता है, और अदीप्त वस्तुएं वे हैं जिनका प्रकाश का उत्सर्जन तो नहीं करते, बल्कि उन पर प्रदीप्त वस्तुओं का प्रकाश जब पड़ता है तो वो भी हमें दिखने लगते हैं। तो अदीप्त वस्तुओं का उदाहरण देख लेते हैं। जैसे पृथ्वी हुई। पृथ्वी अगर हम चंद्रमा से देखेंगे या और किसी पृथ्वी के बाहरी ग्रह से देखेंगे तो पृथ्वी चमकती है। क्यों चमकती है? क्योंकि उस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, और वहां से बाहर से देखने पर, चंद्रमा से देखने पर वो हमें चमकदार दिखाई देती है। या हमें चंद्रमा जब देखते हैं हम, तो चंद्रमा रात में हमें चमकीला दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है बच्चों? क्योंकि चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा होता है, लेकिन हम जिस क्षेत्र में होते हैं पृथ्वी के, उस क्षेत्र में सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ रहा होता है। तो वो सूर्य से टकराकर, जब सूर्य से प्रकाश चंद्रमा पर टकराता है और वहां से पृथ्वी पर आता है। बच्चों, आप एक बार ऐसे देख लीजिए, समझ लीजिए कि ये सूर्य है और ये हमारी पृथ्वी है और ये हमारा चंद्रमा है। तो जो प्रकाश
यहां पे आएगा तो यहां पे दिन होगा, उजाला होगा, लेकिन इस तरफ इस साइड रात होगी। लेकिन जब यह प्रकाश इस चंद्रमा पर टकराकर यहां पे आता है तो हमें लगता है कि ये चंद्रमा चमक रहा है, और जबकि ये चंद्रमा की खुद की रोशनी नहीं होती, खुद का प्रकाश नहीं होता, बल्कि ये प्रकाश जो होता है वो सूर्य का प्रकाश होता है। तो बच्चों अब समझ में आ गया आप लोगों को कि प्रदीप्त वस्तुएं किन्हें कहते हैं और अदीप्त वस्तुएं किन्हें कहते हैं। तो बच्चों इसके बाद अगला टॉपिक हम पढ़ लेते हैं। बच्चों अब अगला पॉइंट हम पढ़ लेते हैं, प्रकाश के लक्षण, जिसे इंग्लिश में प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट कहते हैं। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछी जाती हैं, चाहे बहुविकल्पी प्रश्नों के रूप में और चाहे अति लघुत्तरीय प्रश्नों के रूप में पूछी जाती है एक एक नंबर के सवालों में। तो बच्चों सबसे पहला पॉइंट हम पढ़ लेते हैं, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। अगर सवाल आता है प्रकाश कैसे चलता है, तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। दूसरा पॉइंट देखते हैं बच्चों, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। यह भी सवाल पूछ सकते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। तो बच्चों 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है निर्वात में प्रकाश की चाल। अगला पॉइंट देखते हैं बच्चों, प्रकाश सरल रेखा में गति करता है, यानी प्रकाश जो होता है वो एक सीधी रेखा में, सरल रेखा में गति करता है, टेढ़ी मेढ़ी गति नहीं करता है। अगला पॉइंट देखते हैं बच्चों, ठोस तथा द्रव माध्यमों के तलों से प्रकाश का परावर्तन हो जाता है। ठोस माध्यम हो या द्रव माध्यम हो, उसके जो तल होते हैं, मान लीजिए कोई तल है ठोस माध्यम का या द्रव माध्यम का, तो इसके तल पर जब कोई प्रकाश पड़ता है तो वो परावर्तित हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? परावर्तित हो जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं बच्चों, यदि प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो उसका अपवर्तन हो जाता है। मान लीजिए बच्चों एक प्रिज्म है, क्या है? प्रिज्म है शीशे का। ये यहां से प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम में गया, फिर इधर प्रकाश दूसरे पारदर्शी माध्यम में जब जाता है तो इसका अपवर्तन हो जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं बच्चों, दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉन से 7800 एंगस्ट्रॉन तक होता है। यानी दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉन से 7800 एंगस्ट्रॉन तक होता है। बच्चों कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। अगला देख लेते हैं, अगला पॉइंट क्या है? प्रकाश तरंगों के लाक्षणिक गुण जो होते हैं वो व्यतिकरण जिसे इंटरफियरेंस कहते हैं, विवर्तन जिसे डिफ्रैक्शन कहते हैं, तथा ध्रुवण जिसे पोलराइजेशन कहते हैं, प्रदर्शित करता है। तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कायदे से याद कर लीजिए। इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में। बच्चों इसके बाद हम अगला टॉपिक पढ़ लेते हैं। बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाशिक माध्यम के बारे में, जिसे इंग्लिश में ऑप्टिकल मीडियम कहते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं प्रकाशिक माध्यम होता क्या है। प्रकाश जिस पदार्थ से होकर गमन करता है यानी चलता है उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। यानी प्रकाश जिस पदार्थ से होकर गुजरता है या चलता है, गमन करता है, उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। माध्यमों से होकर प्रकाश की गमन क्षमता के आधार पर इन्हें 3 भागों में बांटा जाता है। बच्चों कितने भागों में? 3 भागों में बांटा जाता है। तो हम समझ गए प्रकाशिक माध्यम क्या होता है, यानी प्रकाश जिससे होकर गमन करता है या चलता है। तो सब 3 भागों में बांटा गया है। तो इनमें से पहला माध्यम देख लेते हैं, पारदर्शक माध्यम, या जिसे इंग्लिश में ट्रांसपेरेंट भी कहते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं पारदर्शक होता क्या है। जिस माध्यम से होकर प्रकाश का अधिकांश भाग आर पार निकल जाता है उसे पारदर्शक माध्यम कहते हैं। यानी प्रकाश जिस माध्यम से होकर निकले और उससे उसका अधिकांश भाग आर पार हो जाए उसे क्या कहेंगे बच्चों? पारदर्शक माध्यम कहेंगे। इसका उदाहरण है वायु, जल, कांच आदि। वायु से होकर भी प्रकाश निकल जाता है, जल से होकर भी प्रकाश निकल जाता है और कांच से होकर भी प्रकाश निकल जाता है। ये सारे पारदर्शक माध्यम हैं। बच्चों निर्वात, या इसे इंग्लिश में वैक्यूम कहते हैं, निर्वात जो होता है वो आदर्श अथवा पूर्णतः पारदर्शक माध्यम है।
यानी इससे 100% जो प्रकाश होता है वो क्या होता है, पार हो जाता है। निर्वात में 100% प्रकाश पार हो जाता है। इसमें थोड़ा बहुत पॉइंट कुछ रुक भी जाएगा, लेकिन इसमें पूर्णतः प्रकाश क्या हो जाता है, पारदर्शक पार हो जाता है। यानी पारदर्शक माध्यम जो है, आदर्श पारदर्शक माध्यम क्या है बच्चों, निर्वात है। तो पारदर्शक क्या होता है, आप समझ गए, ट्रांसपेरेंट, जिससे प्रकाश आर पार हो जाए और उसका अधिकांश भाग भी पार हो जाए। अब देखते हैं पारभासक क्या है, दूसरा पॉइंट, जिसे इंग्लिश में ट्रांसल्यूसेंट कहते हैं। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जिस माध्यम से होकर प्रकाश का केवल आंशिक भाग ही आर पार गमन करता है, उसे पारभासक माध्यम कहते हैं। तो बच्चों यहां पे अधिकांश भाग प्रकाश का जो था वो आर पार हो जा रहा था, और यहां पे आंशिक भाग ही आर पार होता है प्रकाश का जो होता है। अब देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल क्या है, उदाहरण क्या है। जैसे घिसा हुआ कांच, कांच जब घिस जाता है तो उससे आर पार साफ दिखाई नहीं देता, तो उससे प्रकाश भी पूरी तरह से आर पार नहीं हो पाता बच्चों। इसके अलावा तेल लगा हुआ कागज जो होता है, उससे हल्का फुल्का दिखने लगता है, तेल लगा हुआ कागज हो तो उससे प्रकाश हल्का पार हो जाता है, लेकिन प्रकाश का अधिकांश भाग पार नहीं हो पाता। उसका कुछ भाग, उसका जो आंशिक भाग है वही उस तेल लगे हुए पेपर के आर पार जाएगा या घिसे हुए कांच के आर पार जाएगा। तो बच्चों इसके बाद तीसरा पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं। बच्चों अब तीसरा पॉइंट पढ़ लेते हैं, अपारदर्शक या ओपेक जिसे इंग्लिश में कहते हैं। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जिस पदार्थ से होकर प्रकाश आर पार नहीं जा सकता उसे अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। यानी जिस पदार्थ से होकर प्रकाश आर पार नहीं जा सकता उसे अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। इसका उदाहरण है ईंट की दीवार, दर्पण आदि। बच्चों ईंट की दीवार होती है, उससे प्रकाश आर पार नहीं जा सकता, और दर्पण होता है, उससे क्या होता है, प्रकाश उसके पार नहीं जा पाता, बल्कि उससे टकरा कर परावर्तित होकर वापस आ जाता है। तो किसी अपारदर्शक पदार्थ के तल पर आपतित प्रकाश, कोई प्रकाश का तल है, उस पर कोई तल है, अपारदर्शक तल है, उस पर आपतित किरण, कोई किरण आपतित हो रही है, तो उससे दो चीजें होंगी, या तो उससे पूर्णतः परावर्तित हो जाएगी, मान लीजिए दर्पण है तो पूर्णतः परावर्तित हो जाएगी, अथवा अवशोषित हो जाएगी या इसी में अवशोषित हो जाएगी। समझ में आया बच्चों? तो किसी अपारदर्शक पदार्थ के तल पर आपतित प्रकाश जो होगी वो उससे पूर्णतः परावर्तित अथवा अवशोषित हो जाती है। तो बच्चों आप प्रकाश की किरण पढ़ लेते हैं। प्रकाश की किरण होती क्या है, रे ऑफ लाइट जिसे इंग्लिश में कहते हैं। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। किसी समान माध्यम में एक बिंदु से दूसरे बिंदु, किसी समान माध्यम में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रकाश जिस ऋजुरेखी मार्ग से होकर जाता है उसे प्रकाश की किरण कहते हैं। एक ही दिशा में जाने वाले प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश पुंज या बीम ऑफ लाइट कहते हैं। एक ही दिशा में अगर सारी किरणें जा रही हैं तो उसे बीम ऑफ लाइट या प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसे बच्चों लेजर लाइट देखा होगा, वो एक ही दिशा में जाती है तो वो क्या होती है, बीम ऑफ लाइट होती है या प्रकाश पुंज होती है। प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के बच्चों? 3 प्रकार के। तो चलिए तीनों प्रकार को हम समझ लेते हैं। बच्चों अब हम तीनों प्रकाश पुंजों के बारे में पढ़ लेते हैं। तो पहला है अभिसारी जिसे कन्वर्जेंट कहते हैं इंग्लिश में। यदि सभी प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर मिल रही हों, यदि सभी प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर मिल रही हों तो उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। यहां पे चित्र बना हुआ बच्चों, यहां पे जितनी भी किरणें आ रही हैं वो सभी इस बिंदु पर मिल रही हैं। एक ही बिंदु पर मिलना जरूरी है। इसमें जितनी भी प्रकाश की किरणें आ रही हैं सब एक ही बिंदु पर आकर मिल रही हैं। तो ऐसी
किरणों को अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। अब अगला देख लेते हैं दूसरा बच्चों, अपसारी जिसे इंग्लिश में डाइवर्जेंट कहते हैं। तो इसकी परिभाषा देखते हैं, यदि प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही हूं, इसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसारी प्रकाश पुंज। यानी प्रकाश की वे किरणें जो किसी एक बिंदु से आती हुई प्रतीत हो, उसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। बच्चों चित्र बना हुआ देखिए, इस एक बिंदु से ये किरणें निकलती हुई या आती हुई प्रतीत हो रही हैं, तो ऐसे प्रकाश किरणों को प्रकाश पुंज कहते हैं। कौन सा? अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। तो बच्चों अब तीसरा देख लेते हैं, समांतर जिसे पैरेलल कहते हैं। यदि प्रकाश की किरणें परस्पर समांतर हो, समांतर यानी समान अंतर पर ही चल रही हो, वो कभी कहीं न मिले, तो क्या कहेंगे? इसे समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। चित्र में देख लीजिए बच्चों, ये किरणें एक समांतर चल रही है, ये आगे कहीं नहीं मिलेंगी, ना कहीं से मिलके आ रही है, ऐसी ही हमेशा अनंत तक चलती रहेंगी। तो बच्चों अब तीनों जो प्रकाश पुंज हैं आपको समझ में आ गया होगा कि अभिसारी प्रकाश पुंज क्या है, अपसारी प्रकाश पुंज क्या है, या समांतर या पैरेलल प्रकाश पुंज क्या है। तो बच्चों इसके बाद अगला टॉपिक पढ़ते हैं। तो बच्चों अब अगला टॉपिक पढ़ लेते हैं, प्रकाश का परावर्तन, जिसे इंग्लिश में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। जब प्रकाश एक समान माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के तल से टकराता है और टकराकर प्रकाश का कुछ अथवा संपूर्ण भाग लौटकर प्रथम माध्यम में वापस आ जाता है, तो उस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो बच्चों एक चित्र के माध्यम से हम समझ लेते हैं। मान लीजिए एक समतल दर्पण है। क्या है बच्चों? समतल दर्पण है। इस पर एक प्रकाश की किरण आकर टकराती है और टकराने के बाद वापस लौट जाती है इस तरफ। तो जो किरण आ रही है इस पर, इसे आपतित किरण कहेंगे, और यहां से जो किरण इधर जा रही है उसे परावर्तित किरण कहेंगे। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में यहां पे जिस तल पे टकरा रही है, यह आपतन बिंदु कहलाएगा। इस आपतन बिंदु पर यदि अभिलंब डाल दिया जाए तो बच्चों क्या होता है? दो पॉइंट हम देख लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में भी पूछा जाता है। पहला पॉइंट है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब एक ही तल में होता है। तो बच्चों समझ लेते हैं, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, और ये आपतन बिंदु पर एक अभिलंब खींचा गया है। ये तीनों एक ही तल पर है, एक ही तल पर होता है। देखिए आप, एक ही तल पर है कि नहीं? तो ये पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट देख लेते हैं बच्चों, आपतन कोण। ये है आपतन कोण जिसे आई से दिखाते हैं, और परावर्तन कोण, यह है परावर्तन कोण जिसे आर से दिखाते हैं। आपतन कोण बच्चों आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनता है, और परावर्तन कोण जो होता है वो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में बनता है। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, यानी आपतन कोण आई बराबर परावर्तन कोण आर। तो यहां पे बच्चों आई है, ये आर है, ये आपतन कोण है, ये परावर्तन कोण है। अगर ये 30 डिग्री रहेगी तो ये भी 30 डिग्री होगा, ये 40 डिग्री हो गई तो ये भी 40 डिग्री होगा, ये 50 डिग्री हो गई तो ये भी 50 डिग्री होगा। तो बच्चों अब आप लोग समझ गए होंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, और आपतित किरण क्या है, परावर्तित किरण क्या है, और आपतन कोण क्या है, और परावर्तन कोण क्या है। तो बच्चों इसके बाद अगला टॉपिक हम पढ़ लेते हैं। बच्चों अब अगला पॉइंट पढ़ लेते हैं, परावर्तन के प्रकार, जिसे इंग्लिश में टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं परावर्तन के कितने प्रकार होते हैं। परावर्तक पृष्ठों की प्रकृति के अनुसार परावर्तन को निम्नलिखित 2 भागों में विभक्त किया जा सकता है। कितने भागों में बच्चों? 2 भागों में विभक्त किया जा सकता है। किसके आधार पर? परावर्तक पृष्ठों की प्रकृति के आधार पर परावर्तन को 2 भागों में विभक्त किया जा सकता है, जिसमें से पहला है
नियमित परिवर्तन, जिसे इंग्लिश में रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो इसके देख लेते हैं कि रेगुलर रिफ्लेक्शन होता क्या है या नियमित परावर्तन किसे कहते हैं। जब प्रकाश का परावर्तन किसी पालिश युक्त चिकने पृष्ठ से होता है तो प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात एक दूसरे के समांतर होती हैं। इस प्रकार के परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। तो बच्चों आप चित्र से समझ लेते हैं। तो कह रहा है इसमें पालिश युक्त चिकनी पृष्ठ होनी चाहिए। तो यहां पे जो पृष्ठ है चिकनी पृष्ठ है, चिकना पृष्ठ है बच्चों। और क्या चीज कह रहा है, प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं। परावर्तन के पश्चात देखिए बच्चों, ये आपतित किरणें हैं, यहां पड़ रही हैं और यहां से परावर्तित हो रही हैं। तो ये आपतित किरणें जो है ये भी समांतर है और ये परावर्तित किरणें भी समांतर हैं। तो परावर्तन के पश्चात परावर्तित किरण जो होंगी वो समांतर होंगी। कब? जब चिकना पृष्ठ होगा। और ऐसे परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। अब दूसरा पॉइंट पढ़ लेते हैं बच्चों। अनियमित या विसरित परावर्तन, जिसे इंग्लिश में इर्रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो इसमें क्या होता है बच्चों, जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदुरे पृष्ठ से होता है। किससे होता है बच्चों? किसी खुरदुरे पृष्ठ से होता है तो प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है। इस प्रकार के परावर्तन को अनियमित या विसरित परावर्तन कहते हैं। तो बच्चों इसमें क्या है, खुरदुरा पृष्ठ होना चाहिए। तो देखिए बच्चों ये खुरदुरा पृष्ठ है और जब इस पे आपतित किरणें पड़ रही है तो परावर्तन के पश्चात जो परावर्तित किरणें हैं वो इधर उधर फैल जा रही हैं। समझ में आ गया बच्चों? इधर उधर फैल जा रही हैं। तो परावर्तन के प्रकार के बारे में बच्चों हम लोगों ने पढ़ लिया और समझ लिया। इसके बाद अगला टॉपिक पढ़ते हैं बच्चों। अब अगला पॉइंट पढ़ लेते हैं, प्रकाश परावर्तन के नियम। प्रकाश परावर्तन के नियम क्या होते हैं ये देख लेते हैं, जिसे इंग्लिश में प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो पहला नियम है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब एक ही तल में होते हैं। फिर से समझ लेते हैं। आपतित किरण, ये देखिए आपतित किरण है। परावर्तित किरण, ये परावर्तित किरण है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु है ये, खींचा गया अभिलंब, ये अभिलंब खींचा गया है। ये तीनों एक ही तल में होते हैं। अब दूसरा पॉइंट देख लेते हैं बच्चों। आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण, बच्चों ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है और इस पे अभिलंब खींच दिया जाए तो ये आपतन कोण I और परावर्तन कोण R दोनों बराबर होते हैं। यहां देखिए आपतन कोण I बराबर परावर्तन कोण R। तो ये प्रकाश परावर्तन के दो नियम हैं। ये पूछे भी जाते हैं एग्जाम में कि आपतन कोण किसके बराबर होता है, आपतन कोण के, अपवर्तन कोण के, परावर्तन कोण के, न्यून कोण के। एक इक्वेशन बना सकते हैं बहुविकल्पी का। तो आपतन कोण I बराबर परावर्तन कोण R के होता है। आपतन कोण किसे कहते हैं? आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बने कोण को आपतन कोण कहते हैं और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। तो बच्चों अब अगला पॉइंट देख लेते हैं, दर्पण, मिरर किसे कहते हैं। आप लोगों ने दर्पण इस्तेमाल किया होगा अपना अक्स देखने के लिए, चेहरा देखने के लिए, जिसे हम लोग आईना भी कहते हैं। तो दर्पण के बारे में जान लेते हैं कि होता कैसे है। एक ऐसा चिकना तल, कैसा तल बच्चों? चिकना तल, जिसके एक पृष्ठ पर पालिश कलई करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बना दिया जाए, दर्पण कहलाता है। मान लीजिए बच्चों कोई शीशा है, जैसे ये शीशा है और इसके एक साइड पे कलई कर देंगे, पेंट कर देंगे,
जिससे कि दूसरा पृष्ठ जो है बच्चों वो परावर्तक पृष्ठ बन जाता है। तो ऐसे चिकने तल को जिसका दूसरा तल कलई किया हुआ हो और पहला तल जो है वो परावर्तक बन जाए, तो ऐसे दर्पण को, ऐसे वस्तु को दर्पण कहते हैं। अगला चीज देख लेते हैं बच्चों, अगला टॉपिक समतल दर्पण, जिसे प्लेन मिरर कहते हैं। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है। कैसा होता बच्चों? समतल होता है। जैसे ये व्हाइट बोर्ड है, एकदम समतल है, वैसे ही ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है समतल दर्पण कहलाते हैं। जैसे ये समतल दर्पण है बच्चों। अब समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के गुण देख लेते हैं। पहला है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। बच्चों आप लोग आईने के सामने, जब दर्पण के सामने खड़े होते हैं, तो आपका आकार जो है जितना है उतना ही उस दर्पण में भी उतना ही आकार का आपका अक्ष दिखाई देता है। दूसरा देख लेते हैं पॉइंट क्या है बच्चों, प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पीछे बनता है जितनी वस्तु दर्पण के आगे होता है। जैसे बच्चों आप लोग दर्पण के सामने खड़े हैं, आप दर्पण से अगर 1 मीटर की दूरी पर खड़े होंगे तो दर्पण में आपका अक्ष जो बनेगा वो दर्पण के अंदर 1 मीटर दूरी पर बनेगा। आप और पीछे जाएंगे तो वो आपका प्रतिबिंब जो बनेगा उस दर्पण में वो भी और पीछे जाएगा। एकदम आप सामने खड़े हो जाएंगे तो वो प्रतिबिंब भी आपका एकदम दर्पण के सामने बनेगा। तो बच्चों अगला पॉइंट देख लेते हैं, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा होता है। कैसा होता है बच्चों? सदैव आभासी प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण द्वारा और सीधा होता है। तो बच्चों इसके बाद हम लोग गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों अगला पॉइंट पढ़ लेते हैं हम लोग, गोलीय दर्पण, जिसे स्फेरिकल मिरर इंग्लिश में कहते हैं। वे दर्पण जो कांच के खोखले गोले के पृष्ठ का एक भाग होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? कांच के खोखले गोले के पृष्ठ का एक भाग होते हैं, गोलीय दर्पण या स्फेरिकल मिरर कहलाते हैं। खोखले गोले के किसी खंड के दोनों पृष्ठ जो होते हैं वो गोली होते हैं। इनमें से एक तल उभरा हुआ जिसे उत्तल कहते हैं तथा दूसरा तल दबा हुआ जिसे अवतल कहते हैं। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? गोलीय दर्पण जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला है अवतल दर्पण, जिसे कॉनकेव मिरर कहते हैं। यदि गोलीय खंड पर पालिश इस प्रकार की जाए कि उसके अवतल पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन हो तो इस प्रकार बने दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। बच्चों यहां देख लीजिए, गोली दर्पण बना हुआ है, ये दबा हुआ जो तल है ये अवतल कहलाएगा, ये उभरा हुआ तल जो है वो उत्तल कहलाएगा। एक ही तल में दोनों होते हैं, अवतल भी होते हैं उतला और उत्तल भी होते हैं। तो बच्चों अवतल दर्पण जो होता है उसके जो दबा हुआ तल होता है वहां से क्या होता है? परावर्तन होता है, यानी उसके दूसरे तरफ कलई की गई होती है, उसके उभरे हुए तल पे कलई की गई होती है, जो और दबा हुआ तल होता है उससे प्रकाश का परावर्तन होता है। यही कहा गया इसमें प्रकाश का परावर्तन किससे हो? अवतल पृष्ठ से हो, उसके दबे हुए पृष्ठ से हो। तो ऐसे दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। तो बच्चों ये अवतल दर्पण है, यहां देखिए इसे। अब दूसरा है उत्तल दर्पण, जिसे कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या है? यदि गोलीय खंड पर पालिश इस प्रकार की जाए कि इसके उत्तल पृष्ठ से, यानी उभरे हुए पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन हो तो इस प्रकार बने दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। तो बच्चों यहां देखिए ये उभरा हुआ पृष्ठ है और यहां पे परावर्तन किससे हो रहा है? उभरे हुए तल से हो रहा है। कलई जो की गई है वो दबे हुए तल में की गई है, तो यहां पे परावर्तन जो हो रहा है उभरे हुए तल से हो रहा है, तो इसलिए ये क्या है? उत्तल दर्पण कहलाएगा। यहां पे देखिए ये भी उत्तल दर्पण का ही चित्र बना हुआ है। तो बच्चों हम लोग समझ गए गोलीय दर्पण क्या होता है और ये कितने प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण
ये गोली दर्पण है। वे दर्पण जो कांच के खोखले गोले के पृष्ठ का एक भाग होते हैं वो गोली दर्पण कहलाते हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अवतल दर्पण जिसे कॉनकेव मिरर कहते हैं, और दूसरा होता है उत्तल दर्पण जिसे कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। अवतल दर्पण में दबे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होता है और उत्तल दर्पण में उभरे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होता है। तो बच्चों इसके बाद हम अगले टॉपिक पढ़ते हैं। बच्चों अब अगला पॉइंट पढ़ लेते हैं, दर्पण का ध्रुव जिसे इंग्लिश में पोल कहते हैं। गोली दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को क्या है बच्चों? गोली दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। बच्चों ये परावर्तक तल है, गोली दर्पण का एक भाग है और इसके परावर्तक तल इधर है और इसके मध्य बिंदु को ही दर्पण का ध्रुव कहते हैं, जिसे इंग्लिश में पोल कहते हैं, इसलिए कैपिटल पी से इसे प्रदर्शित करते हैं। आप इधर अवतल दर्पण है और ये उत्तल दर्पण है। अवतल दर्पण में भी देख लीजिए, यहां पे ये गोली दर्पण का जो मध्य बिंदु है वो ध्रुव कहलाएगा, इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। अब अगला पॉइंट देखते हैं बच्चों, वक्रता केंद्र जिसे सेंटर ऑफ कर्वेचर इंग्लिश में कहते हैं। गोली दर्पण जिस खोखले गोले के गोलीय पृष्ठ का भाग होता है, यानी जो गोली दर्पण जिस खोखले गोले के गोली पृष्ठ का भाग होता है उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। बच्चों यहां पे अगर हम इसे पूरा गोला बनाएं, ये गोला अगर ऐसे बनेगा तो इसका जो केंद्र होगा इस गोले का, ये सी, वही वक्रता केंद्र कहलाएगा। ये पूरा गोला अगर हम बनाएं, इसे पूरा गोला बनाएं और इस गोले के जो केंद्र होगा, ये केंद्र बिंदु वही वक्रता केंद्र कहलाएगा। तो बच्चों अब अगला पॉइंट देखते हैं, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। बच्चों अभी हम लोग खोखले गोला बनाया था कि ये गोला का जो केंद्र बिंदु होता है उसे वक्रता केंद्र कहते हैं और इस गोले की जो त्रिज्या होती है उसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यह दर्पण पर स्थित किसी बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी के बराबर होती है। बच्चों ये दर्पण है, दर्पण का मान लीजिए ये बिंदु है, यहां से लेकर ये वक्रता केंद्र सी के बीच जो दूरी होगी वही वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। इसे रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं और आर, कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। अवतल लेंस में भी देख लेते हैं, यहां देखिए ये ध्रुव है, या यहां पे कोई बिंदु ले लिया जाए इस दर्पण, अवतल दर्पण पर, और यहां से वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी होगी वो वक्रता त्रिज्या कहलाएगी, जिसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करेंगे। तो बच्चों इसके बाद अगला पॉइंट देख लेते हैं। बच्चों अब अगला टॉपिक पढ़ लेते हैं, मुख्य अक्ष जिसे इंग्लिश में प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। तो बच्चों दर्पण के ध्रुव, दर्पण का ध्रुव ये है P और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली, यानी P और वक्रता केंद्र C से होकर जाने वाली जो रेखा है वो क्या कहलाएगी? मुख्य अक्ष कहलाएगी। अब अगला पॉइंट देख लेते हैं बच्चों, मुख्य फोकस अथवा फोकस जिसे इंग्लिश में प्रिंसिपल फोकस और फोकस कहते हैं। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं, गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से होकर जाती है अवतल दर्पण में अथवा अपसरित होती हुई प्रतीत होती है उत्तल दर्पण में, उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। तो बच्चों यहां पे समांतर किरणें आ रही हैं और ये एक ही बिंदु से होकर गुजर रही हैं, तो इसे क्या कहेंगे बच्चों? इसे फोकस कहेंगे, दर्पण का फोकस कहेंगे। और जो उत्तल दर्पण होता है उसमें जो रेखाएं आती रहती हैं, किरणें आती हैं, वो फोकस पर जाती हुई प्रतीत होती हैं, अपसरित होती हुई दिखती हैं। तो समझ में आ गया बच्चों, मुख्य फोकस किसे कहते हैं? गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, देखिए मुख्य अक्ष के समांतर है ना, ये मुख्य अक्ष है, इसे समांतर ये किरणें जा रही हैं।
दर्पण से परावर्तन के पश्चात, जब दर्पण पे आती है और परावर्तित होती है, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है, जिस बिंदु से होकर गुजर रही है, देखिए एक ही बिंदु पर सारी किरणें इकट्ठी हो रही हैं, तो उसे क्या कहेंगे? उसे दर्पण का मुख्य फोकस या फोकस कहेंगे। यहां पे अगर उत्तल दर्पण है तो यहां पे एक जगह इकट्ठी होती प्रतीत होती है, तो यहां पे जाती हुई दिख रही है, यहां प्रतीत होती है। तो ऐसे बिंदु जिस पर समांतर किरणें परावर्तन के पश्चात एक बिंदु से होकर गुजरती है, उसे मुख्य फोकस या फोकस कहते हैं। तो अगले पॉइंट को देख लेते हैं बच्चों, फोकस दूरी किसे कहते हैं? फोकल लेंथ। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कही जाती है। फोकस दूरी F बराबर R/2। तो सबसे पहले देख लेते हैं फोकस दूरी होती क्या बच्चों। यहां F से लेके यानी फोकस से लेकर ध्रुव तक के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी या फोकल लेंथ कहते हैं। यहां पे भी देख लीजिए बच्चों, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकल लेंथ या फोकस दूरी कहते हैं। और ये फोकस दूरी जो होती है, ये वक्रता केंद्र, यहां से यहां तक वक्रता केंद्र है, ये वक्रता केंद्र है, इसकी आधी होती है। यानी फोकस दूरी F बराबर R/2 वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, जो फोकस दूरी होती है। अर्थात फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो इसके बाद बच्चों आगे के टॉपिक पढ़ लेंगे। बच्चों अगला टॉपिक पढ़ लेते हैं हम फोकल तल के बारे में, जिसे इंग्लिश में फोकल प्लेन कहते हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं। मुख्य अक्ष के अभिलंबवत तथा मुख्य फोकस से गुजरने वाला समतल को दर्पण का फोकस तल कहते हैं। तो बच्चों क्या कह रहा है? मुख्य अक्ष के अभिलंबवत, यानी ये मुख्य अक्ष जो गुजर रही है, ये वाली लाइन जो मुख्य अक्ष गुजर रही है, इसके अभिलंबवत, इस पर लंब पड़ रही है, तथा मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाली, और ये मुख्य फोकस है, उससे होकर गुजरने वाली जो रेखा है जिसे समतल कहते हैं, को दर्पण को फोकस का तल कहते हैं। तो F1 और F2 जो ये डॉटेड लाइन गुजर रही है बच्चों, इसे ही फोकल तल कहते हैं। तो बच्चों इसके बाद अगला पॉइंट पढ़ लेते हैं। बच्चों अब हम लोग पढ़ लेते हैं वस्तु की विभिन्न स्थितियों के लिए अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब। तो बच्चों वस्तु कहां रखी हुई है और उससे उसका प्रतिबिंब किस जगह पे बन रहा है, उसके बारे में है ये। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कायदे से याद कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। तो पहला पॉइंट देख लेते हैं बच्चों, जब वस्तु अनंत पर रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब फोकस F पर बनता है, और प्रतिबिंब का आकार अत्यधिक छोटा बिंदु के आकार का होता है, एक पॉइंट के आकार का होता है। प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक और उल्टी होती है, उल्टा प्रतिबिंब बनता है। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, वक्रता केंद्र C से दूर अगर रखा हुआ है वस्तु, तो प्रतिबिंब की स्थिति होगी F तथा C, यानी फोकस और वक्रता केंद्र के बीच प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब का आकार छोटा होगा वस्तु से, और प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक और उल्टा बनेगा। अब वस्तु की स्थिति तीसरे नंबर पे देख लेते हैं, वक्रता केंद्र C पर अगर कोई वस्तु रखी हुई है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र C पर ही बनेगा, समान आकार का, एकदम बराबर आकार का बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। अब अगला पॉइंट देख लेते हैं बच्चों, फोकस F तथा वक्रता केंद्र C के बीच अगर रखी हुई है तो वक्रता केंद्र C से दूर बनेगी, बड़ा बनेगा या बड़ा और विवर्धित चित्र बनेगा, जो उसका प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक और उल्टा उसकी प्रकृति रहेगी। अगला पॉइंट देखते हैं, फोकस F पर अगर वस्तु रखी हुई है, कहां रखी हुई है बच्चों? फोकस F पर वस्तु रखी हुई है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, असीमित रूप से बड़ा, क्योंकि अनंत पर कहां बन रहा है हमें नहीं पता, तो असीमित रूप से बड़ा, उसकी कोई सीमा नहीं है, अथवा अत्यधिक विवर्धित होगा, और वास्तविक और उल्टा बनेगा प्रतिबिंब। और अगला पॉइंट, आखिरी पॉइंट देख लेते हैं, वस्तु की स्थिति जब दर्पण के ध्रुव P तथा फोकस F के बीच में हो, जब वस्तु
दर्पण के ध्रुव P तथा फोकस F के बीच में रखी रहेगी तो दर्पण के पीछे चित्र बनेगा, बड़ा तथा विवर्धित होगा, आभासी और सीधा बनेगा। तो बच्चों इसके चित्र हम एक एक करके बनाएंगे और समझ लेंगे। इसके बाद हम चित्र समझते हैं चित्र से। चलिए समझ लेते हैं। बच्चों पहला पॉइंट देख लेते हैं, वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहां बनता है। देखिए बच्चों, वस्तु अनंत पर अगर रहेगा तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर ही बनेगा और बिंदु के आकार का ही बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। हालांकि बिंदु के आकार में पता नहीं चल पाता उल्टा सीधा क्या है, लेकिन फिर भी वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। दूसरा पॉइंट था, वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र से दूर पर हो, अधिक दूर पर लेकिन सीमित दूरी पर, इतनी दूर ना हो कि दिखाई ही ना दे। तो क्या होगा, देखिए वस्तु A है, कहां से, वक्रता केंद्र से दूर पर रखी हुई है। तो वस्तु से यहां पे एक किरण आ रही है और यहां से वापस जा रही है, तो वस्तु का प्रतिबिंब ये बन रहा है वक्रता केंद्र C और फोकस F के बीच में छोटा बन रहा है और उल्टा बन रहा है। देखिए ये सीधा और ये उल्टा है। तो बच्चों इसके बाद इसके बाकी जो पॉइंट बचे हैं उनके चित्र भी हम देख लेते हैं। बच्चों अगला पॉइंट देख लेते हैं, वस्तु वक्रता केंद्र C पर अगर हो। ये वस्तु वक्रता केंद्र क्या है, ये बच्चों C है। वक्रता केंद्र C पर ही वस्तु रखी हुई हो तो क्या होगा, वो फोकस से होकर गुजरेगी और जो इसका प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र C पर ही बनेगा। देखिए ऊपर वस्तु रखी हुई है AB और उसका प्रतिबिंब A1 B1 नीचे ठीक वक्रता केंद्र पर उल्टा बन रहा है। कैसा बन रहा है बच्चों, वास्तविक और उल्टा बन रहा है। यह इसका प्रतिबिंब AB के बराबर ये A1 B1 है, वक्रता केंद्र पर वस्तु रखी हुई है तो इसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बनेगा, आभासी और उल्टा बनेगा और बराबर बनेगा। चौथा पॉइंट देख लेते हैं बच्चों, वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच कहीं पर हो। यह वक्रता केंद्र C है और यह फोकस F है, तो इसके बीच में कहीं पे यहां पे रखा हुआ है AB वस्तु है, तो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा बच्चों वो वक्रता केंद्र C और फोकस के बीच में ही बनेगा, प्रतिबिंब से बड़ा बनेगा, प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनेगा। तो बच्चों इसके बाद दो और पॉइंट बचे हुए हैं, उसको भी हम चित्र के द्वारा समझ लेंगे। बच्चों अब अगले दो पॉइंट पढ़ लेते हैं चित्र के द्वारा कि कैसे क्या हो रहा है। वस्तु फोकस अथवा फोकल तल पर हो। देखिए बच्चों वस्तु ये फोकस पर रखी हुई है, ये वस्तु AB है। क्या है, वस्तु AB है और इसका जो प्रतिबिंब है वो अनंत पर बनेगा। कहीं मिलता हुआ दिख रहा है, ये कहीं नहीं मिलेगा क्योंकि यहां से अवतल दर्पण से टकराने के बाद ये दो किरणें जो हैं ये समानांतर हो जा रही हैं और कहीं पर भी नहीं मिलेंगी। तो वस्तु फोकस अथवा फोकल तल पर होगा तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, असीमित बनेगा, इतना बड़ा बनेगा कि हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं, विवर्धित होगा। अब अगला पॉइंट देख लेते हैं बच्चों, वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच कहीं हो। यह फोकस है और ये ध्रुव P है, इसके बीच में वस्तु AB रखी हुई है तो इसका प्रतिबिंब अवतल दर्पण के पीछे बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा और विवर्धित होगा। तो बच्चों आप लोगों ने चित्र के द्वारा समझ लिया है और इसे कायदे से याद कर लें क्योंकि बोर्ड में एक न एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो बच्चों इसके बाद अवतल दर्पण के उपयोग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बच्चों अब हम लोग अगला पॉइंट पढ़ लेते हैं, अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण के क्या क्या उपयोग होते हैं। सबसे पहला उपयोग जो है, अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष सीधा तथा बड़ा बनता है। कैसा बनता है बच्चों, वस्तु के सापेक्ष सीधा तथा बड़ा बनता है। अतः अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है। किस में किया जाता है बच्चों, दाढ़ी बनाने में, क्योंकि अवतल दर्पण जब आप देख के उसमें दाढ़ी बनाएंगे तो उसमें क्या होगा,
फोकस और ध्रुव और फोकस के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष सीधा तथा बड़ा बनता है। और जब बड़ा बनेगा उस दर्पण में आपका चेहरा, तो उसमें साफ साफ दिखेगा कि दाढ़ी जो बनाई है आपने सही से बनी है या नहीं बनी है। दूसरा उपयोग देख लेते हैं। कान, नाक व गले के आंतरिक भागों की जांच करने के लिए डॉक्टर अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं बच्चों? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। किस लिए? कान, नाक व गले के आंतरिक भागों की जांच करने के लिए। एक छोटा सा दर्पण होता है, कान के अंदर डाल के देखता है कि कान में कहां परेशानी है, या गले में डाल के देखता है कि कहां पे क्या परेशानी है। तो इसके लिए डॉक्टर क्या करता है? अवतल दर्पण का उपयोग करता है। तो बच्चों तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग ऐसे परावर्तक के रूप में किया जाता है जो किसी प्रकाश स्रोत के प्रकाश को समांतर पुंज पैरेलल बीम के रूप में परिवर्तित करे अथवा किसी अभिसारी किरण पुंज के रूप में किसी वस्तु पर केंद्रित करे, उसे सेंट्रलाइज कर दे और एक ही बिंदु पर उसे केंद्रित कर दे। तो बच्चों ये हो गया अवतल दर्पण के उपयोग। इसके बाद हम लोग उत्तल दर्पण के बारे में पढ़ते हैं। बच्चों अब हम लोग उत्तल दर्पण पर प्रतिबिंब का बनना देखेंगे और सीखेंगे कि प्रतिबिंब बनता कैसे है। छोटा बनता है, बड़ा बनता है, सीधा बनता है, आभासी बनता है, कैसा बनता है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब। ये वस्तु है, इसका ये कहां पर रखी हुई है? अनंत पर रखी हुई है। हमें नहीं पता क्योंकि ये रेखाएं जो आ रही हैं ये क्या है? ये समांतर है और समांतर किरणें कहीं नहीं मिलती। तो वस्तु कहां पर रखा हुआ? अनंत पर रखा हुआ मान लिया गया है। तो उसका प्रतिबिंब आभासी, सीधा, अत्यधिक छोटा, बिंदु के आकार का दर्पण के पीछे फोकस पर बनता है। ये देखिए दर्पण के पीछे ये दर्पण है, उत्तल दर्पण। ये अनंत पर रखी हुई वस्तु है। इसका प्रतिबिंब फोकस पर बिंदु के आकार का अत्यधिक छोटा। आप समझ लीजिए जब बिंदु के आकार का कोई प्रतिबिंब बनेगा तो बहुत ही छोटा बनेगा। और कैसा रहता है प्रतिबिंब? सीधा रहता है। और कहां बनता है? फोकस पर प्रतिबिंब बनेगा। तो बच्चों ये पहला पॉइंट हो गया। और पहले चित्र से हम समझ लिए कि अगर कोई वस्तु अनंत पर रखी हुई है तो उसका प्रतिबिंब उत्तल दर्पण के पीछे फोकस पर बिंदु के आकार का अत्यधिक छोटा और सीधा बनता है। अब दूसरा पॉइंट देख लेते हैं बच्चों। यदि AB को उत्तल दर्पण के सामने अलग अलग स्थानों पर रखा जाए, ये बच्चों AB जो है वस्तु है, इसे उत्तल दर्पण के सामने अलग अलग इधर उधर अगर रखा जाए तो क्या होगा? तो उसका प्रतिबिंब हमेशा दर्पण और फोकस के बीच में, हमेशा कहां बनेगा बच्चों? दर्पण और फोकस के बीच में। देखिए फोकस है और ये दर्पण है, दर्पण और फोकस के बीच में सीधा आभासी, देखिए सीधा बन रहा है और आभासी इसीलिए डॉटेड लाइन में दिखाया गया है, तथा वस्तु की अपेक्षा छोटा बनता है। वस्तु देखिए इतनी बड़ी है और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बन रहा है। तो बच्चों अब हम लोग समझ गए कि उत्तल दर्पण पर प्रतिबिंब कैसे बनता है। ये दो तरह के प्रतिबिंब बनते हैं। अब उत्तल दर्पण के उपयोग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बच्चों अब हम लोग उत्तल दर्पण के उपयोग के बारे में पढ़ लेते हैं। तो पहला उपयोग क्या है उत्तल दर्पण का? उत्तल दर्पण मोटर कारों में ड्राइवर की सीट के पास लगा रहता है। जो ड्राइवर की सीट होती है उसके पास साइड में लगा होता है। इसमें ड्राइवर पीछे से सड़क पर आने वाले सभी व्यक्तियों तथा गाड़ियों के प्रतिबिंब देख सकता है। जो साइड मिरर होता है जिससे पीछे की गाड़ियों और लोगों को देखा जाता है, ड्राइवर के बगल में लगा होता है। ये प्रतिबिंब आकार में छोटे तथा सीधे होते हैं। प्रतिबिंब कैसे होते हैं? आकार में छोटे होते हैं और सीधे होते हैं। इसी काम के लिए समतल दर्पण का उपयोग किया जा सकता है, किंतु उत्तल दर्पण का लाभ यह है कि इसके द्वारा बहुत बड़े क्षेत्रफल में फैली वस्तु के प्रतिबिंब देखे जा सकते हैं। अर्थात इसका दृष्टि क्षेत्र समतल दर्पण के दृष्टि क्षेत्र से कहीं अधिक बड़ा होता है। इसीलिए गाड़ियों में साइड मिरर के रूप में बच्चों किसका प्रयोग होता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। दूसरा,
पॉइंट देख लेते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग गली तथा बाजारों में लगे लैंपों के ऊपर किया जाता है। जो गलियों और बाजारों में लैंप लगे होते हैं, लाइट लगी होती है, रोड लाइट, उसमें किया जाता है। लैंपों का प्रकाश उत्तल दर्पण से परावर्तित होने के पश्चात अपसारी किरण पुंज, अपसारी यानी फैल जाने वाली किरण पुंज के रूप में चलता आता या गली तथा सड़क के काफी क्षेत्र पर फैल जाता है। तो बच्चों ये हो गया उत्तल दर्पण के उपयोग। तो बच्चों ये पार्ट फर्स्ट था लेसन 10 का। इसके बाद पार्ट सेकंड भी आएगा। बच्चों अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। धन्यवाद।